मेरे फौजी पोते के लिए आखिरी रोगन जोश। पतझड़ की धूप में तपते सप्ताहांत की एक दोपहर दादी शीला सुबह से ही जाग चुकी थीं। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लापरवाही से खाना नहीं बनाया था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। यह पहला दिन था जब वह अपने इकलौते प्यारे पोते सिपाही भीम सिंह से मिलने जा रही थीं। उनकी छोटी सी रसोई बेहतरीन गुणवत्ता वाले मेमने के मांस से बने रोगन जोश की मीठी सुगंध और ताजे पिसे मसालों की ताजगी से भरी हुई थी। उनके बेटे कर्नल सूर्य प्रताप सिंह हमेशा सैन्य पुलिस डिवीजन और प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर के रूप में अपने भारी पद के साथ व्यस्त रहते थे। उनकी बहू की बीमारी के कारण बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और तब से भीम व्यावहारिक रूप से उन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ था। उनका पोता एक कमजोर और अंतर्मुखी बच्चा था, एक शांत लड़का जिसे लड़ने झगड़ने से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद था। जब उनके प्यारे पोते ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया तो दादी शीला कई दिनों तक रोती रहीं। कर्नल सूर्य ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। माँ, यह वह रास्ता है जिस पर हर लड़के को चलना पड़ता है, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन किस दादी का दिल नहीं टूटता जब वह उस पोते को विदा कर रही हो जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला हो। उनके हाथ फुर्ती से चल रहे थे। रात भर मसाले में भिगोए हुए मांस को उन्होंने धैर्यपूर्वक पकाया। इसे प्यार से पीसे गए प्राकृतिक मसालों के मिश्रण से भूना गया। जब कड़ाही से उबलते हुए घी की स्वादिष्ट सुगंध फैलने लगी तो आखिरकार उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। दादी के हाथ का बना रोगन जोश भीम का पसंदीदा खाना। उन्हें विश्वास था कि केवल इसी व्यंजन के सहारे भीम कठोर सैन्य जीवन को सहन करने में सक्षम होगा। रोगन जोश के अलावा तले हुए अंडे के रोल, मक्के के कबाब और सूखे आलू उनके पोते की सभी पसंदीदा चीजें उनकी जादुई उंगलियों से बनी थीं और बड़े करीने से एक टिफिन बॉक्स में सजाई गई थीं। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आप बस से जाने पर क्यों अड़ी हैं? कर्नल सूर्य ने कहा, जो अपनी वर्दी में तैयार थे और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उनके कंधे पर चमकता कर्नल का पद भारतीय सेना के एक वरिष्ठ सैन्य पुलिस अधिकारी के रूप में उनके अधिकार को दर्शाता था, लेकिन अपनी मां के सामने वह एक साधारण बेटे थे। बस रहने दो। अगर सैन्य पुलिस का कमांडर बेस के सामने दिखाई दिया तो मेरा पोता चर्चा का विषय बन जाएगा। दूसरे सैनिकों के माता पिता भी चुपचाप आते हैं, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। दादी शीला ने दृढ़ता से कहा। वह नहीं चाहती थीं कि उनका पोता ध्यान का केंद्र बने या इसके विपरीत अपने पिता के पद के कारण ईर्ष्या का निशाना बने। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि भीम अन्य युवकों की तरह शांति से अपना कर्तव्य पूरा कर सकेगा और सुरक्षित वापस लौट आएगा। लेकिन माँ, इतनी लंबी यात्रा अकेले, आप अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं। चिंता मत करो, तुम बस अपना काम अच्छे से करो। एक सेना का अनुशासन लागू करने वाला अपनी मां पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता? उन्होंने मजाक करते हुए उस खाने का थैला उठाया जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। कर्नल सूर्य और जोर नहीं दे सके। उन्होंने अपनी मां के कंधों की मालिश की और उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। वह काफी देर तक वहीं खड़े रहे, अपनी मां की छोटी सी पीठ को देखते हुए, जो धीरे धीरे उस पुराने अपार्टमेंट के गलियारे के अंत में ओझल हो गई। हालांकि उनका काम सेना के भीतर सभी अन्यायों को खत्म करना था, लेकिन वह इस चिंता को दूर नहीं कर सके कि उनके बेटे को वहां क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। इस बीच कई किलोमीटर दूर एक इन्फेंट्री बटालियन के बैरक में दम घुटने वाला तनाव हवा में फैला हुआ था। सिपाही भीम सिंह ने अपना लॉकर ठीक करते हुए कई बार थूक निगला। अपनी दादी के आने की खबर ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था। खुशी या उत्साह के कारण नहीं, बल्कि डर के मारे। भीम, हवलदार दिनेश हटवाल, जो चारपाई पर लेटकर एक पत्रिका पढ़ रहा था, ने उसे आलसी आवाज में बुलाया। वह उस बैरक का अघोषित शासक था, जूनियर्स के लिए एक चलती फिरती आपदा। यह अफवाह व्यापक रूप से फैली हुई थी कि उसके पिता रक्षा मंत्रालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे और उस अफवाह ने उसे एक पूर्ण शक्ति प्रदान की थी जो कानून से ऊपर लगती थी। जी हवलदार दिनेश, तुम्हारी दादी आज आ रही हैं, है ना? शायद बहुत सारा स्वादिष्ट खाना लाई होंगी। बहुत अच्छा, हम बाद में मुलाकात के कमरे में तुम्हारे साथ आएंगे। हमारी तरफ से अपनी दादी को नमस्ते कहना, समझे? यह एक सवाल नहीं बल्कि एक आदेश था। भीम पहले से ही जानता था कि दिनेश और उसके साथी उसकी मुलाकात का दिन बर्बाद कर देंगे,
वे एक तरह की रस्म के तौर पर नए सैनिकों के पहले मुलाकात के दिन को बर्बाद करने का आनंद लेते थे। खासकर भीम जैसे अनाड़ी और कभी विरोध न कर पाने वाले आसान शिकार उनके लिए सबसे अच्छे खिलौने थे। सेना में भर्ती होने के पिछले कुछ महीनों से भीम ने नरक का अनुभव किया था। सोने की इजाजत न मिलना आम बात थी। इसके बाद मौखिक अपमान और नियमित पिटाई होती थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। जो अधिकारी दिनेश की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे वे जानबूझकर नजरअंदाज कर देते थे। उसके बैच के साथ ही यह दिखावा करते थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, इस डर से कि वे भी मुसीबत में न पड़ जाएं। भीम बिल्कुल अकेला था। उसने दर्जनों बार अपने पिता को बताने के बारे में सोचा, लेकिन वह नहीं बता सका। उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा एक सैनिक के सम्मान और गौरव के बारे में बात करते थे। वह अपने पिता के सामने एक कमजोर, रोने वाले बच्चे के रूप में नहीं दिखना चाहता था और उसकी एक और योजना थी। उसके भावहीन चेहरे और आज्ञाकारी रवैये के पीछे स्टील जैसा धैर्य और गहरी अवलोकन शक्ति छिपी थी। उसने सब कुछ याद रखा और दर्ज किया, किसने, कब, कहां और क्या अपराध किया था। उसका सिर अपराधों का एक बहुत बड़ा संग्रह बन गया था। वह केवल एक पीड़ित नहीं था, वह एक सतर्क गुप्त एजेंट था जो चुपचाप एक बड़े सड़े हुए किले को गिराने के लिए सबसे कमजोर बिंदु से खुदाई कर रहा था। आज उसकी दादी से मुलाकात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने के साथ साथ उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी होगी। वह अपनी दादी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि इस नरक को समाप्त करने के लिए यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया थी। अपनी धारीदार पैंट की जेब में छिपी मुट्ठी के साथ वह चुपचाप मुलाकात के समय का इंतजार कर रहा था। मुलाकात का कमरा उन लोगों की गर्मजोशी से भरा था जो एक दूसरे को याद कर रहे थे। एक पिता अपने बेटे के कंधे थपथपा रहा था। एक लड़की नम आंखों से अपने प्रेमी का हाथ थामे हुए थी। एक मां अपने दुबले पतले बेटे के चेहरे को सहला रही थी। उसमें बात पताता की जाति को बात पताती को शांतिपूर्ण दृश्य के बीच भीम ने अपनी दादी शीला को खिड़की के पास अकेले बैठे पाया। उनके सफेद बाल बड़े करीने से संवारे हुए थे। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे ताकि अपने पोते को शर्मिंदा न होना पड़े। उनका रूप बहुत शालीन था। भीम ने उमड़ती भावनाओं को रोका और अपनी दादी के पास गया। दादी, ओह मेरे प्यारे पोते, यहां आओ। बेटा। दादी शीला खड़ी हुई और अपने पोते के पूरे शरीर को देखने लगीं। धूप से झुलसी उसकी काली त्वचा और उसके पतले गालों ने दादी की आंखों को लाल कर दिया। तुमने बहुत कष्ट झेला है ना? क्या तुम ठीक से खा रहे हो? हाँ दादी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भीम ने एक उज्जवल मुस्कान लाने की कोशिश की। उसकी दादी, जिसे उस पर दया आ रही थी, ने उसकी पीठ थपथपाना जारी रखा, इससे पहले कि वह उस जादुई बंडल को खोले जिसे उसने तैयार किया था। अभी भी गर्म रोगन जोश, सुनहरे रंग के तले हुए अंडे के रोल और 3 अन्य प्रकार के साइड डिश बड़े करीने से सजाए गए थे। एक पल में मुलाकात के कमरे की उदास मेज एक शानदार दावत की मेज में बदल गई। रोगन जोश की मीठी और स्वादिष्ट सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। चलो खाओ, यह तुम्हारा पसंदीदा है। ठीक उसी समय जब भीम ने रोगन जोश का एक टुकड़ा लेने के लिए कांटा उठाया, मुलाकात के कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और कुछ अप्रिय छायाएं अंदर आईं। हवलदार दिनेश और उसके 2 अनुयायी। जैसे कि यह योजनाबद्ध था, वे लापरवाही से भीम की मेज की ओर चले। वाह, आप भीम की दादी हैं। नमस्ते दादी जी, मैं हवलदार दिनेश हूं, सिपाही भीम का सीनियर। दिनेश ने थोड़ा अहंकार के साथ अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखें पहले से ही खाने पर टिकी थीं। दादी शीला उनके अचानक आने से हैरान थीं, लेकिन चूंकि वे उनके पोते के सीनियर थे, इसलिए वह विनम्रता से स्वागत करने के लिए खड़ी हुई। ओह, भीम के सीनियर्स, आओ आओ बैठो। दादी बहुत सारा खाना लाई हैं, हम साथ में खाते हैं। जैसे कि वे केवल इसी वाक्य का इंतजार कर रहे थे, तीनों लोग बिना किसी शिष्टाचार के तुरंत बैठ गए। थोड़ी भी शालीनता या शर्म के बिना उन्होंने लालच से खाने पर धावा बोल दिया। चम्मच या कांटे का कोई इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों से रोगन जोश निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और मांस को कुतर दिया। तले हुए अंडे के रोल एक बार में 2 या 3 टुकड़े खाए गए। उस दादी की ईमानदारी, जिसने केवल अपने पोते के लिए पूरी रात खाना बनाया था, एक पल में जंगली जानवरों का भोजन बन गई। भीम केवल अपना सिर झुका सका, कुछ भी करने में असमर्थ।
उसके कंधे गुस्से और अपमान को रोकते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। दादी शीला ने अविश्वास के भाव से उस अविश्वसनीय दृश्य को देखा। एक दादी का दिल जो चाहती थी कि उसका पोता एक टुकड़ा और खाए, उसकी आंखों के सामने बेरहमी से कुचला जा रहा था। वाह दादी जी, आपका खाना लाजवाब है, मेरी मां के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट, दिनेश ने अपने चिकने मुंह से कहा। उसके एक अनुयायी ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना भीम जैसे अनाड़ी लड़के को अकेले खाने नहीं दिया जा सकता। इसे हम जैसे वरिष्ठ सैनिकों को खाना चाहिए ताकि इसका मूल्य बराबर हो सके। अनाड़ी लड़का, ये शब्द दादी शीला के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उनके चेहरे पर मैत्रीपूर्ण मुस्कान ठंडी पड़ गई। खाना एक पल में खत्म हो गया। रोगन जोश जो अभी भी आधे से ज्यादा बचा था, अब केवल मसाला और मांस के कुछ छोटे टुकड़े रह गए थे। अन्य साइड डिश भी लगभग नहीं बचे थे। दिनेश ने अपना पेट थपथपाया और संतुष्टि से डकार ली। फिर उसने अभी भी गर्म रोगन जोश का टिफिन बॉक्स उठाया और भीम को एक उपहासपूर्ण नजर से देखा। ए भीम, तुम्हें भी खाना चाहिए। आह, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। वह हंसा और खड़ा हो गया। फिर सबके सामने उसने बचे हुए रोगन जोश और साइड डिश को कमरे के कोने में रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। धम्म की आवाज आई जब दादी की सिंसेरिदाद बदबूदार कचरे में मिल गई। यह एक ऐसी हरकत थी जिसने हद पार कर दी थी। अपमान से कहीं ज्यादा यह किसी की गरिमा और ईमानदारी का पूर्ण विनाश था। मुलाकात के कमरे में मौजूद सभी लोग उस दृश्य को देखकर चौंक गए, लेकिन किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। दादी शीला का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन शालीनता और सच्चाई से जिया था, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह उनकी समझ और धैर्य को नष्ट करने के लिए काफी था। ठीक है, हम अब चलते हैं। दादी जी, खाने के लिए धन्यवाद। भीम, हम इस लड़के को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे, इसलिए चिंता न करें। जब दिनेश का गिरोह उपहासपूर्वक हंसते हुए जाने वाला था तो एक ठंडी आवाज सुनाई दी, वहीं रुको। सभी की निगाहें दादी शीला पर टिक गईं। वह अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे दिनेश की ओर चली। उनके छोटे से शरीर से एक अकल्पनीय ठंडी आभा निकल रही थी। बदतमीज लड़के, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है? दिनेश ने अविश्वास से नाक सिकोड़ी। क्या आप मुझे भाषण देना चाहती हैं? क्या आप सठिया गई हैं? तभी वह हुआ। दादी शीला अनजाने में या शायद सहज रूप से आगे बढ़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना पैर उठाया और उस युवा सैनिक की पिंडली पर पूरी ताकत से लात मारी, जिसकी ऊंचाई लगभग उनके बराबर थी। धड़ाम, एक धीमी आवाज सुनाई दी और दिनेश, जिसे इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, दर्द से चिल्लाया और फर्श पर लुढ़क गया। मुलाकात का कमरा अस्त व्यस्त हो गया। दिनेश अपनी पिंडली पकड़े हुए दहाड़ रहा था। उसके मुंह से ऐसी गालियां निकल रही थीं जो बोलने लायक नहीं थीं। लानत है, यह पागल बुढ़िया, मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? एक बूढ़ी औरत के उस अविश्वसनीय अचानक हमले ने उसे दर्द से ज्यादा अपमानित और क्रोधित महसूस कराया। उसके दूसरे अनुयायी चौंक गए और उसकी ओर दौड़े और मुलाकात का कमरा तुरंत एक हंगामे का अखाड़ा बन गया। दूसरे परिवार जो मुलाकात के लिए आए थे डर गए और दूर हट गए या दूर से केवल कानाफूसी करने लगे। दादी शीला दिनेश को फर्श पर पड़ा हुआ देखती रहीं, बिना किसी डगमगाहट के। उनकी आंखों में डर या पछतावा नहीं था, केवल बर्फ जैसी ठंडी नाराजगी और अपमान था। एक असभ्य लड़का जिसे शिष्टाचार का पता नहीं है, आज तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। उनकी धीमी आवाज हंगामे के बीच बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दी। अपने दोस्तों की मदद से दिनेश उठने में कामयाब रहा। लंगड़ाते हुए वह धमकी भरे अंदाज में दादी शीला के पास आया। तुम क्या सोचती हो यह कहां है? एक सैनिक पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? देश के कर्तव्य में बाधा डालने की। दादी, इससे पहले कि मैं तुम्हें सैन्य पुलिस के हवाले कर दूं, तुरंत घुटने टेको और माफी मांगो। उस धमकी ने दादी शीला को हिलाया नहीं। उनका शांत रवैया दिनेश को और भी गुस्सा दिला रहा था। उसने बेरुखी से भीम के कॉलर को पकड़ लिया जो उसके बगल में मूर्ति की तरह खड़ा था। ए भीम, अपनी दादी को ठीक से सिखाओ। मैं आज की घटना को नहीं भूलूंगा। अब से तुम्हारी जिंदगी दुखी होगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस बेस में तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं। यह अपनी दादी को बता देना। अपने पोते को बंधक बनाने वाली एक नीच कर रहे हैं। धमकी, यही वह बात थी जिसने दादी शीला के धैर्य का आखिरी धागा तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने अब और चिल्लाया
या कोई शारीरिक कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय एक बहुत ही शांत हरकत के साथ उन्होंने अपने हैंडबैग से अपना पुराना मोबाइल फोन निकाला। उनका रवैया ऐसा था जैसे उन्होंने इस सब की उम्मीद पहले से ही कर ली थी। उन्होंने संपर्कों में भी नहीं खोजा, केवल एक स्पीड डायल नंबर को देर तक दबाया। 1 या 2 रिंग के बाद फोन जुड़ गया। मैं मां बोल रही हूं। उनकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे वह रात के खाने के मेनू के बारे में पूछ रही हों। सूर्य, क्या तुम व्यस्त हो? उन्होंने दूसरी तरफ के व्यक्ति को संक्षेप में अपना संदेश दिया। उनके आसपास के शोर के कारण कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके मुंह से निकले कुछ शब्द पास के लोगों के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई दिए। भीम से मुलाकात, 7वीं डिवीजन की 15वीं इन्फैंट्री बटालियन। मुलाकात का कमरा, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां आना होगा। दिनेश ने उस दृश्य को एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। वह किसे फोन कर रही है? नजदीकी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर रही है। उसने सोचा। खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हुए फोन जल्दी से बंद कर दिया गया। बातचीत 1 मिनट से भी कम समय तक चली। दादी शीला ने अपना फोन वापस अपने बैग में डाल लिया और दिनेश से कहा, वहां से हिलना मत। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम्हारा सैन्य करियर और शायद तुम्हारी जिंदगी भी यहीं कैसे खत्म होती है। उनके शब्दों में एक अजीब विश्वास और ताकत थी। दिनेश एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसने खुद को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाने के लिए मजबूर किया। हाँ, किसे बुलाने का नाटक कर रही हो? गांव के मुखिया को? कुछ मिनट बीत गए जब मुलाकात के कमरे में सभी लोग संदेह में इंतजार कर रहे थे। इमारत के ठीक सामने एक तेज टायर की चीख सुनाई दी। कुछ ही समय बाद गलियारे में भारी सैन्य जूतों के कदमों की आवाज गूंजने लगी, जो और करीब आ रही थी। आवाज केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, कई लोग एक साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। धड़ाम। मुलाकात के कमरे का दरवाजा बेरुखी से खुला। दरवाजे पर खड़ी सिलुएट ने दिनेश और अन्य सैनिकों को अपनी जगह पर जमा दिया। सैन्य पुलिस का चमकता सफेद हेलमेट, बिना किसी शिकन के करीने से इस्त्री की हुई वर्दी और किसी से भी ज्यादा तेज नजर। उसके कंधे पर भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्नल का पद चमक रहा था। वह डिवीजन के सैन्य पुलिस कमांडर कर्नल सूर्य प्रताप सिंह थे। उनके पीछे 4 पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस सदस्य करीने से खड़े थे। कर्नल सूर्य की उपस्थिति ने तुरंत मुलाकात के कमरे का तापमान काफी कम कर दिया। उनकी नजर ने कमरे की अस्त व्यस्त स्थिति, कूड़ेदान में फेंके गए भोजन और अंत में दिनेश पर रुक गई, जो उनके बेटे के कॉलर को पकड़े हुए था। उनका चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन उनकी आंखों के अंदर नरक की आग की तरह धधकता गुस्सा उबल रहा था। कमांडर, क्या हुआ? वहां मौजूद एक अधिकारी ने हकलाती हुई आवाज में पूछा। दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया था। डिवीजन में मौत का दूत के रूप में जाने जाने वाले प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर का अचानक प्रकट होना उनके लिए मौत की सजा के बराबर था। कर्नल सूर्य ने उस अधिकारी की ओर देखा भी नहीं। वह अंदर चले और दादी शीला के सामने रुक गए, अभी भी कठोर चेहरे के साथ, लेकिन दुनिया की सबसे सम्मानजनक आवाज में उन्होंने अपना मुंह खोला। मां, आप ठीक तो हैं? मां, उस एक शब्द ने मुलाकात के कमरे के सभी शोर को रोक दिया। दिनेश की भीम के कॉलर पर पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी पुतलियां बुरी तरह कांप रही थीं, जैसे कोई भूकंप आया हो। डिवीजन का सैन्य पुलिस कमांडर, भीम की मां। उसके सिर में बिखरे पहेली के टुकड़े एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। मां। कर्नल सूर्य के मुंह से निकला। वह बहुत ही व्यक्तिगत संबोधन किसी भी सैन्य फटकार से ज्यादा विनाशकारी शक्ति रखता था, जिसने पूरे मुलाकात के कमरे को हिलाकर रख दिया। समय जैसे रुक गया और हवा जम गई। हवलदार दिनेश ने जो कुछ सुना था उसे समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अब पहले से ही सुन्न हो चुका था। उसके सिर में केवल एक ही शब्द खोखला गूंज रहा था, मर गया। कर्नल सूर्य ने दिनेश के हाथ को देखा, जिसने अभी अभी उनके बेटे के कॉलर को पकड़ा था। फिर उनके बेटे की सिकुड़ी हुई कमीज की ओर देखा। फिर उनकी नजर कूड़ेदान में दुखद रूप से फेंके गए रोगन जोश पर गई। वह भोजन जिसे उनकी मां ने निश्चित रूप से प्यार से पूरी रात बनाया होगा। उनकी आंखें एक पल के लिए कांपीं, लेकिन यह उदासी या दया नहीं थी। यह एक जंगली जानवर के गुस्से के फूटने से ठीक पहले की शांति थी। उन्होंने फिर से अपना सिर उठाया और दिनेश को देखा। इस बार उनकी आंखों में कोई भावना का उतार चढ़ाव नहीं था। जो कुछ था वह एक कानून लागू करने वाले की ठंडी नजर थी। तुम ही हो वह? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो बोझ था
उसने दिनेश के पूरे शरीर को दबा दिया। अनजाने में दिनेश घुटनों के बल बैठ गया। कमांडर, यह एक गलतफहमी है, चुप रहो। कर्नल सूर्य के एक संक्षिप्त आदेश ने दिनेश की दलील को काट दिया। वह घुटनों के बल बैठे दिनेश के पास गए और उसकी छाती पर लगे नाम के तख्ते को देखा। हवलदार दिनेश हटवाल। उन्होंने उस नाम को ऐसे बुदबुदाया जैसे वह उसे याद रखना चाहते हों। दिनेश हटवाल। ठीक है। उन्होंने दिनेश से और कुछ नहीं कहा। उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह सड़क के किनारे का कोई पत्थर हो। उन्होंने अपने पीछे सैन्य पुलिस के सदस्यों को अपनी ठुड्डी से इशारा किया। उसे और उन 2 लोगों को भी पकड़ो, तीनों को मुख्यालय ले आओ। आदेश संक्षिप्त और दृढ़ था। सैन्य पुलिस के सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। दिनेश और उसके दोस्तों के हाथ उनकी पीठ के पीछे मोड़ दिए। आह कमांडर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कमांडर। दिनेश को आखिरकार होश आया और वह चिल्लाने और छटपटाने लगा, लेकिन प्रशिक्षित सैन्य पुलिस सदस्यों की पकड़ से छूटना असंभव था। उसके दोस्त भी पीले पड़ गए थे। जब उन्हें बाहर घसीटा जा रहा था तो उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। आरोप: एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान, हमला और ड्यूटी पर एक सैनिक को धमकी देना, सैन्य संपत्ति को नष्ट करना और वे सभी धाराएं जिनके बारे में तुम सोच सकते हो। उन्हें अभी डिवीजन की सैन्य पुलिस की हिरासत में डाल दो। साधारण कोठरी में नहीं, बल्कि सबसे अंधेरी एकांत कोठरी में, जहां रोशनी का एक कतरा भी न हो। कर्नल सूर्य की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह कानून की धाराएं नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि मौत की सजा सुना रहे थे। और इस बटालियन का ड्यूटी ऑफिसर, उसे अभी मेरे सामने लाओ। नहीं, बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, यहां तक कि डिवीजन कमांडर को भी फोन करो। सभी कमांडरों को बताओ जिन्हें संपर्क किया जा सकता है कि डिवीजन के सैन्य पुलिस कमांडर ने उन्हें एक आपात स्थिति में इकट्ठा किया है। जो कोई भी 30 मिनट के भीतर इस स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे अवज्ञा का दोषी माना जाएगा। उनका आदेश समझ से परे था। एक कर्नल का अपने वरिष्ठों जैसे ब्रिगेड कमांडर, यहां तक कि डिवीजन कमांडर को बुलाना स्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लंघन था और इसे अवज्ञा माना जा सकता था। लेकिन किसी ने भी उनकी आभा का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इस समय इस स्थान पर वही कानून और राजा थे। सारी हलचल खत्म होने के बाद मुलाकात के कमरे में केवल कर्नल सूर्य, उनका परिवार और कुछ डरे हुए चश्मदीद गवाह ही बचे थे। तभी कर्नल सूर्य ने अपना चेहरा नरम किया और अपनी मां के पास गए। दादी शीला, मां, मुझे खेद है कि मैंने आपको चौंका दिया। आपको चोट तो नहीं लगी है ना? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन भीम। दादी शीला अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और केवल अपने जमे हुए पोते का हाथ कसकर पकड़ लिया। कर्नल सूर्य अपने बेटे भीम के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने बेटे के पतले कंधों और उसके उदास चेहरे पर छोटे छोटे घावों को देखा और दिल को चीर देने वाला दर्द महसूस किया। उन्होंने एक सैनिक के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने बेटे की पीड़ा को नजरअंदाज करने की अपनी मूर्खता पर पछतावा किया। बिना किसी शब्द के उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। अपने पिता की मजबूत और चौड़ी छाती में भीम की भावनाएं, जो अब तक दबी हुई थीं, आखिरकार फूट पड़ी। उसके कंधे कांपने लगे और गर्म आंसू उसके पिता की वर्दी को भिगोने लगे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूं। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। पिताजी मूर्ख हैं। यह सब पिताजी की गलती है। कर्नल सूर्य ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, खुद को दोषी ठहराया। उनकी आंखें भी लाल होने लगी थीं। उन्होंने अपने बेटे को कुर्सी पर बैठने में मदद की और कूड़ेदान के बगल में पड़े रोगन जोश के टिफिन बॉक्स को उठाया। टिफिन बॉक्स जो ठंडा हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अभी भी उनकी मां की गर्मी बची हो। उन्होंने उसे देर तक बिना किसी शब्द के देखा और उन्होंने फैसला किया कि यह केवल कुछ बदतमीज लड़कों को सजा देने से खत्म नहीं होगा। यह बेस, इस सड़े हुए सैन्य संगठन का हिस्सा जिसने उनकी मां का अपमान किया था और उनके बेटे को कुचला था, वह उसे जड़ से उखाड़ देंगे। उनका फौलादी गुस्सा अब व्यक्तिगत प्रतिशोध से एक भ्रष्ट व्यवस्था को न्याय दिलाने की इच्छा में बदल गया था और न्याय का वह पर्दा अभी अभी उठा था। जैसे ही दिनेश के गिरोह को बाहर घसीटा गया और आपातकालीन बुलावे का आदेश डिवीजन के सभी कमांडरों तक फैल गया, 7वीं डिवीजन में हड़कंप मच गया। जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया गया हो। सप्ताहांत की शांति भंग हो गई और जो कुछ हुआ था
उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे लोगों के फोन लगातार बज रहे थे। बटालियन 3 का मुलाकात का कमरा तुरंत पूरे डिवीजन के लिए तूफान की आंख का केंद्र बन गया। कर्नल सूर्य अपनी मां और बेटे को बेस से बाहर निकालने के लिए अपनी कार में ले गए। उन्होंने अपने सहायक को बाकी का काम संभालने का काम सौंपा और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मां, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। भीम, आज से तुम्हें बेस पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। कल मैं आधिकारिक तौर पर मुख्यालय में स्थानांतरण और कोर बदलने के लिए आवेदन करूंगा। यह एक पिता का अपने बेटे को नरक से बचाने का फैसला था। हालांकि पीछे की सीट से भीम का एक अप्रत्याशित जवाब आया। नहीं पिताजी। उनके बेटे की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत था। गाड़ी चलाते हुए कर्नल सूर्य ने अपने बेटे के चेहरे को रियर व्यू मिरर से देखा। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर राहत या खुशी नहीं थी, बल्कि गहरी निराशा और बेचैनी थी, जैसे कुछ टूट गया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इस शापित जगह पर रहना चाहते हो। मुझे बेस पर वापस जाना होगा। अगर मैं अभी चला गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ। कर्नल सूर्य ने उन शब्दों को सुनकर भौहें सिकोड़ लीं, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहे थे। भीम, पिताजी समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हो। पिताजी को सब कुछ संभालने दो। तुम्हें और कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं, यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे पिताजी हल कर सकते हैं। वास्तव में पिताजी का वर्तमान तरीका सब कुछ नष्ट कर देगा। उनके बेटे के शब्द और भी मुश्किल से समझ में आ रहे थे। तभी दादी शीला ने शांति से बात की। सूर्य, जरा गाड़ी किनारे लगाओ, मुझे इस बच्चे से बात करनी है। कर्नल सूर्य ने अपनी कार एक शांत सड़क के किनारे रोक दी। कार में एक भारी खामोशी छा गई। दादी शीला पीछे मुड़ी और अपने पोते का हाथ पकड़ लिया। भीम, दादी को सच सच बताओ, असल में क्या हुआ है? तुम इतने समय से चुप थे, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, है ना? एक दादी की सहज वृत्ति जिसने उसे जीवन भर पाला था, बहुत तेज थी। भीम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आखिरकार भारी मन से अपना मुंह खोला। उसका कबूलनामा एक बड़ी सड़ांध की चौंकाने वाली शुरुआत थी, जो कर्नल सूर्य की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। दिनेश केवल एक साधारण गुंडा नहीं था। हां, वह इस बटालियन में, यहां तक कि पूरे डिवीजन में फैले एक विशाल कैंसर सेल का केवल एक सिरा था। भीम ने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी देखा और जाना था, वह सब बताया। दिनेश ने अपने उच्च पदस्थ अधिकारी पिता की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके बेस के अंदर अपना व्यक्तिगत साम्राज्य बना लिया था। लेकिन यह केवल जूनियर्स को धमकाने तक ही सीमित नहीं था। वह पैसे कमाने के लिए सैन्य ईंधन और रसद की तस्करी करता था। यहां तक कि अवैध ऑनलाइन जुआ साइटों से जुड़े सैनिकों को सूदखोरी का धंधा भी चलाता था। उन सभी आपराधिक कृत्यों को अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया गया था। नहीं, केवल अनदेखा ही नहीं किया गया, वे सक्रिय रूप से सहयोग करते थे और लाभ साझा करते थे। जहां तक मुझे पता है, बटालियन कमांडर सहित कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी इसमें बहुत गहराई से शामिल हैं। कर्नल सूर्य का चेहरा पीला पड़ गया। यह केवल सैनिकों के बीच का मामला नहीं था, बल्कि कमांडरों को शामिल करने वाला एक संगठित अपराध था। यह एक बड़ा घोटाला था जो डिवीजन की छवि को हिलाकर रख देता। कुछ ऐसा जिसके बारे में वह प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर के रूप में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मैं आपको इस सब के बारे में नहीं बता सकता था। आप प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर हैं, और जब मैं रिपोर्ट करता तो यह गलतफहमी पैदा हो सकती थी कि आप अपने बेटे के लिए एक अनुचित जांच कर रहे हैं और कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई, सबसे आसान शिकार बन गया और उनके सबसे करीबी सर्कल में घुसपैठ कर ली। आखिरकार पहेली के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ गए। उनके बेटे की कमजोर दिखने वाली चुप्पी कायरता नहीं थी। यह एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला एक भेष था। उसने सब कुछ दर्ज कर लिया था, धन हस्तांतरण के सबूत, रसद के गायब होने की तारीखें और समय, शामिल पक्षों की बातचीत की रिकॉर्डिंग। वह चुपचाप उनके संदेह से बचते हुए निर्णायक सबूत पाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। आज जब मुझे पता चला कि दादी आने वाली हैं, तो मुझे यकीन था कि दिनेश मेरी मुलाकात का दिन बर्बाद करने जरूर आएगा। मेरी योजना उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करने की थी, जब वे अनजाने में अपने अपराधों के बारे में बात करते। यह मेरी योजना का अंतिम चरण था। भीम ने निराश आवाज में कहा, लेकिन पिताजी आ गए। आपने
प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर के रूप में मेरे लिए बेस को तहस नहस कर दिया। अब उन्हें एहसास होगा कि मैं केवल एक पीड़ित नहीं हूं, बल्कि कोई है जो कुछ जांच कर रहा है। दिनेश अपना मुंह बंद रखेगा और उसके पीछे का असली मास्टरमाइंड सभी सबूतों को नष्ट कर देगा और एक बलि का बकरा ढूंढेगा। पिताजी के गुस्से ने मेरी पूरी योजना को नष्ट कर दिया है। कर्नल सूर्य को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर हथौड़े से वार किया गया हो। अपने बेटे को बचाने की उनकी कार्रवाई एक घातक गलती बन गई, जिसने उनके बेटे की जान जोखिम में डालने वाली योजना को नष्ट कर दिया और एक बड़े अपराध को छिपा दिया। क्रोध और न्याय की भावना से अंधे होकर वह उस बड़ी तस्वीर को देखने में असफल रहे जिसे उनका बेटा बना रहा था। उनके फौलाद जैसे कठोर चेहरे पर पहली बार गहरा पछतावा और धिक्कार दिखाई दिया। कार के अंदर की हवा शीशे की तरह भारी महसूस हो रही थी। कर्नल सूर्य बिना कुछ कहे केवल स्टीयरिंग व्हील पकड़े रह सके। उनके बेटे द्वारा प्रकट की गई सच्चाई ने एक सैनिक के रूप में उनके गौरव और एक पिता के रूप में उनके विश्वास को जड़ से हिला दिया था। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने न्याय किया है, लेकिन अंत में उन्होंने उस बड़े अपराध को सतह के नीचे वापस धकेल दिया था। दादी शीला ने अपने कांपते पोते का हाथ और कसकर पकड़ लिया। भीम, तो अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम बस ऐसे ही हार मान लोगे? अपनी दादी के सवाल को सुनकर भीम ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं थी, इसके बजाय उसकी आंखें एक ठंडी और तर्कसंगत रोशनी से चमक रही थीं, जैसे एक रणनीतिकार अप्रत्याशित चर का सामना करने के लिए एक नई योजना बना रहा हो। नहीं, योजना गड़बड़ा गई है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वास्तव में असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। वह अपने पिता कर्नल सूर्य की ओर मुड़ा। पिताजी, जो होना था सो हो गया। पिताजी की गलती को दोष देने का समय नहीं है। अब से पिताजी को मेरी तलवार बनना होगा। अपने बेटे की साहसी और अटूट नजर को देखकर कर्नल सूर्य एक पल के लिए चुप हो गए। उनका बेटा अब रक्षा करने वाली वस्तु नहीं था, वह एक बड़े दुश्मन से लड़ने वाली अग्रिम पंक्ति का एक कमांडर था, और अब उन्हें उसकी रणनीति के अनुसार चलने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बनना था। मुझे क्या करना है चाहिए? कर्नल सूर्य ने एक कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि अपने बेटे के एक कर्मचारी के रूप में पूछा। सबसे पहले मुझे बेस पर वापस भेज दीजिए। अगर मैं यहां से गायब हो गया तो वे सोचेंगे कि मैंने हार मान ली है और भाग गया हूं, या पिताजी की सुरक्षा में छिपा हुआ हूं। दोनों ही उन्हें सोचने का समय देंगे। मुझे उनके सामने फिर से सबसे असहाय और कमजोर रूप में दिखना होगा। इस तरह वे लापरवाह हो जाएंगे और फिर से हरकत में आने लगेंगे। अपने बेटे को शेर की मान में वापस धकेलने के आदेश ने कर्नल सूर्य को सहज रूप से मना करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यह बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो? वे अभी तक निश्चित नहीं हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे केवल यह सोच रहे हैं कि वे एक सैन्य पुलिस कमांडर के बेटे को परेशान करने के लिए बदकिस्मत थे। अगर मैं पहले की तरह ही कायर और असहाय रवैया दिखाता हूं तो वे मुझे कम आंकना जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी ओर पिताजी की उपस्थिति उन्हें मुझे छूने में संकोच कराएगी। वह दुविधा, वह भ्रम, वह दरार है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। भीम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक थी। दूसरा, पिताजी को आज आपके द्वारा की गई गड़बड़ी को ठीक करना होगा। डिवीजन कमांडर और अन्य कमांडरों से माफी मांगे। कहिए कि आप एक पल के लिए अपने बेटे की समस्या के कारण अपना आपा खो बैठे थे। ऐसा लगेगा जैसे पिताजी का अधिकार गिर गया है, लेकिन यह दुश्मन को लापरवाह बनाने का सबसे निश्चित तरीका है। यह धारणा बनाएं कि कर्नल सूर्य अंततः केवल एक पिता है जो अपने बेटे के प्यार में अंधा है। और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा, दिनेश के खिलाफ जांच तुरंत बंद कर दें और उसे उसकी यूनिट में वापस भेज दें। क्या? कर्नल सूर्य और दादी शीला ने एक साथ अविश्वास से पूछा। उस कमीने को छोड़ दें। तुम जानते हो कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? पिताजी, दिनेश चारा है। अगर हम उसे अभी पकड़ते हैं तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आएगा। हमें उसे छोड़ना होगा और उस पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। वह निश्चित रूप से स्थिति की रिपोर्ट करने और निर्देश मांगने के लिए अपने मास्टरमाइंड से संपर्क करेगा। हमें उस संपर्क श्रृंखला को ढूंढना होगा। उनके बेटे की योजना बहुत साहसी और खतरनाक थी,
प्रतिद्वंद्वी को शांत करने के लिए खुद को चारे के रूप में फेंकना और बड़े दुश्मन को बाहर निकालने के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन को छोड़ना। एक बहुत ही जोखिम भरा दांव, लेकिन कर्नल सूर्य ने अपनी सहज वृत्ति को महसूस किया कि उन्हें इस दांव पर सब कुछ दांव पर लगाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार करूंगा, लेकिन हमें तुम्हारी सुरक्षा के लिए न्यूनतम सुरक्षा जाल की आवश्यकता है। कर्नल सूर्य ने एक पल के लिए सोचा और फिर चुपचाप अपने सहायक को फोन किया। हवलदार मेजर बुद्ध, मैं तुम्हें एक गुप्त मिशन देता हूं। डिवीजन में सबसे भरोसेमंद, अगोचर लेकिन सबसे अच्छी युद्ध क्षमता वाले 2 एजेंटों को चुनो। उन्हें आज ही बटालियन 3 में स्थानांतरित कर दो। उनकी पहचान को रसद या प्रशासनिक सैनिकों के रूप में छिपाओ। उनका मिशन केवल एक है, सिपाही भीम सिंह का 24 घंटे एक साए की तरह पीछा करना, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसकी सभी गतिविधियों और उसके आसपास के लोगों की गतिविधियों की सीधी रिपोर्ट मुझे देना। यह मिशन तुम्हारे, मेरे और उन 2 एजेंटों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उच्चतम स्तर की सुरक्षा बनाए रखो। इस तरह एक पिता की गलती एक बेटे के युद्ध के लिए एक नई नींव बन गई। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने अपने सभी अधिकार और सम्मान को त्याग दिया। अपने बेटे द्वारा डिजाइन किए गए खतरनाक नाटक में मंच के पीछे एक अभिनेता बनने को तैयार हो गए। उस क्षण से उनकी लड़ाई व्यक्तिगत प्रतिशोध से एक बड़े जासूसी युद्ध में बदल गई, जिसने सेना की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। जैसा कि अनुमान था, जब बुलाए गए कमांडर मुलाकात के कमरे में पहुंचे तो स्थिति नियंत्रित हो चुकी थी और वे भ्रमित लग रहे थे। ब्रिगेड कमांडर और डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ के सामने, जो बाद में आए, कर्नल सूर्य ने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, आज एक अप्रिय घटना के कारण हुई गड़बड़ी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अपने बेटे की समस्या के कारण एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा था। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण दिए बिना छोड़ दिया। उनकी रहस्यमय कार्रवाई ने डिवीजन में कई अटकलों को जन्म दिया और प्रोवोस्ट मार्शल का कमांडर अपने बेटे के कारण डिवीजन को तहस नहस करना चाहता था, लेकिन वरिष्ठों द्वारा रोक दिया गया। पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन मजबूत था, इसलिए वह पीछे हट गया। विभिन्न अफवाहें फैलीं। कर्नल सूर्य की इच्छानुसार उनका अधिकार गिर गया और उन्हें प्यार में अंधे पिता का व्यंग्यात्मक उपनाम मिला। 2 दिन बाद सभी की अपेक्षाओं के विपरीत हवलदार दिनेश को हिरासत से रिहा कर दिया गया और वह अपनी यूनिट में वापस आ गया। उसकी वापसी ने बटालियन 3 में एक सदमे की लहर पैदा कर दी। सजा मिलने के बजाय वह एक निर्दोष चेहरे के साथ प्रकट हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैनिकों ने कानाफूसी की। पता चला कि प्रोवोस्ट मार्शल का कमांडर भी एक अधिकारी के बेटे को नहीं छू सकता। भीम के लिए सहानुभूति तुरंत उपहास में बदल गई, क्योंकि उसे मुसीबत मोल लेने वाला माना गया। भीम भी अगले दिन बेस पर वापस आ गया। उसका चेहरा अभी भी उदास था और वह पहले से ज्यादा चुप हो गया था। जब वह दिनेश से मिला तो उसने केवल भावहीन होकर अपना सिर झुका लिया। उसने चुपचाप अपने वरिष्ठों से अलगाव और गंदे काम को सहन किया। सभी की नजरों में वह एक सच्चा हारा हुआ लग रहा था। हालांकि सतह के नीचे एक अदृश्य युद्ध तीव्रता से चल रहा था। हालांकि बाहर से वह घमंडी लग रहा था, लेकिन अंदर से दिनेश अत्यधिक चिंता से घिरा हुआ था। यह तथ्य कि भीम के पिता एक प्रोवोस्ट मार्शल के कमांडर थे, अभी भी उसे परेशान कर रहा था और उसे लगा कि उसे इस स्थिति को जल्द से जल्द हल करना होगा। बेस में एक सार्वजनिक फोन का उपयोग करते हुए उसने जल्दी में किसी को फोन किया। पिताजी, मैं हूं। स्थिति थोड़ी जटिल है। पता चला है कि उस लड़के का पिता यहां का प्रोवोस्ट मार्शल का कमांडर है। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर एक भारी लेकिन तीखी आवाज सुनाई दी, तो तुम केवल एक निम्न सैन्य पुलिस कमांडर के कारण हमारा काम रोकना चाहते हो, है ना? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ जानता है। मेरी अंतरात्मा ठीक नहीं कह रही है। मूर्ख, अंतरात्मा कह रहे हो? क्या कोई सबूत है? नहीं। तो फिर यह केवल एक दुर्घटना थी। वह सूर्य वास्तव में एक क्रूर जहरीले सांप के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उसके बेटे की बात आती है तो वह असहाय होता है। उसने केवल एक पल के लिए धमकाया, ज्यादा डरो मत, लेकिन अब से उस लड़के को मत छूना। मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है। अपना कारोबार हमेशा की तरह जारी रखो। अगले हफ्ते सामान की डिलीवरी का शेड्यूल नहीं बदला है ना? जी पिताजी। दिनेश के पिता, जैसा कि अनुमान था, एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे।
लेकिन वह अफवाहों की तरह एक जनरल नहीं थे। उनकी पहचान श्री हरु हटवाल थी, जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा शक्ति महानिदेशालय में एक उच्च पदस्थ नागरिक अधिकारी थे। सैन्य रसद के प्रवाह की देखरेख करने वाले अपने प्रमुख पद से उन्होंने सैन्य सामानों की तस्करी और उन्हें अवैध रूप से वितरित करने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल किया। वह एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का मुखिया था, एक ऐसा पद जो जनरल की तरह बहुत विशिष्ट नहीं था, लेकिन उसे सभी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता था। दिनेश और हरु हटवाल के बीच पूरी फोन बातचीत को कर्नल सूर्य द्वारा लगाए गए अदृश्य आंखों और कानों द्वारा टैप किया गया था। अपने कार्यालय में कर्नल सूर्य ने एन्क्रिप्टेड संचार के माध्यम से रियल टाइम रिपोर्ट प्राप्त की और पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। रक्षा शक्ति महानिदेशालय, हरु हटवाल। आखिरकार उसकी पूंछ पकड़ी गई। इस बीच बटालियन 3 में भीम का मनोरंजक अभिनय जारी रहा और उसके साथ 2 नई परछाइयां थीं। रसद विभाग से हवलदार बुद्ध और प्रशासन विभाग से लांस नायक आदि, जो हाल ही में स्थानांतरित हुए थे। वे साधारण सैनिकों की तरह लग रहे थे, जो विशिष्ट नहीं थे, लेकिन वास्तव में वे सैन्य पुलिस की विशेष कार्यबल सतगसस के अनुभवी एजेंट थे। उन्होंने भीम से कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हमेशा उसके आसपास रहते थे, एक अदृश्य ढाल बन गए थे। जब एक सीनियर भीम को पीटने वाला था तो हवलदार बुद्ध आते और कहते, भीम, मेरे साथ गोदाम को व्यवस्थित करने में मदद करो, और लापरवाही से उसे दूर ले जाते। जब दिनेश ने रात की ड्यूटी के दौरान भीम से संपर्क करने की कोशिश की तो लांस नायक आदि उसे बुलाते। भीम, कंपनी कमांडर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनका हस्तक्षेप इतना स्वाभाविक था कि किसी को भी उनकी असली पहचान पर शक नहीं हुआ। उनकी सुरक्षा में भीम ने और भी साहसपूर्वक काम करना शुरू कर दिया। उसने दिनेश के गिरोह द्वारा फेंके गए कचरे को खंगाला और अवैध जुआ साइटों तक पहुंच के नोट वाले स्ट्रोक के टुकड़े पाए। रात में वह चुपचाप गोला बारूद और ईंधन गोदाम के आसपास घुस जाता, तस्वीरों के साथ अवैध रसद के खर्च के निशान का दस्तावेजीकरण करता। उसकी सारी जानकारी लांस नायक आदि और हवलदार बुद्ध के माध्यम से हर रात कर्नल सूर्य को दी जाती थी। तूफान से पहले की शांति बाहर से शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन 7वीं डिवीजन की बटालियन 3 एक बड़े युद्ध का केंद्र बन गई थी, जो फटने के लिए तैयार थी। एक नकाब पहने एक लड़का दुश्मन के बचाव के दिल में अपनी तलवार तेज कर रहा था, जबकि एक नकाब पहने एक पिता बाहर से एक विशाल जाल बुन रहा था, और उनके असली दुश्मन, जो सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, अपनी आखिरी दावत का आनंद ले रहे थे। अगले मंगलवार को रात के अभ्यास के साथ बड़ी मात्रा में ईंधन और लड़ाकू राशन की तस्करी की जाएगी। मुलाकात का स्थान बेस के पीछे के गेट के पास एक पुराना पेट्रोल पंप था। समय आधी रात का था। भीम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने छाया एजेंटों के माध्यम से एकत्र की गई खुफिया जानकारी अब कर्नल सूर्य की मेज पर थी। जिस महत्वपूर्ण क्षण का इंतजार था वह आखिरकार आ गया था। कर्नल सूर्य ने तुरंत अपने अधीन एक विशिष्ट जांच दल इकट्ठा किया और एक गुप्त अभियान बैठक आयोजित की। इस बार ऑपरेशन का लक्ष्य हरु और दिनेश हटवाल के साथ साथ उनके सभी आंतरिक सहयोगियों और बाहरी नेटवर्कों को एक ही झटके में पकड़ना था। छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जांच दल के प्रमुख मेजर आरिफ ने ऑपरेशन की योजना प्रस्तुत की। हमारी डान की 7000 में और ऑपरेशन का अंदर ऐसे 37 का जोर बना रहे। योजना मंगलवार की आधी रात को पुराने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से घेरने और स्थान पर छापा मारने की है। हमारी टैपिंग के परिणामों से हम अनुमान लगाते हैं कि दिनेश और आंतरिक सहयोगी सीधे माल का परिवहन करेंगे और बाहरी नेटवर्क के सदस्य मौके पर भुगतान करेंगे। कर्नल सूर्य ने नक्शे को देखा, अपने विचारों में डूबे हुए। स्थान पर छापा मारना आसान है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उन्हें स्थान पर पकड़ने से केवल सूची में कुछ छोटे चोर जुड़ जाएंगे और केवल मुख्य मास्टरमाइंड हरु हटवाल को अपनी पूंछ काटने का बहाना मिल जाएगा। वह बहाना बना सकता है कि उसका बेटा केवल गलत दोस्तों के साथ किशोर शरारत में शामिल था। हमें अकाट्य सबूत चाहिए, एक स्मोकिंग गन जो यह साबित करे कि हरु हटवाल इस सारे अपराध का मास्टरमाइंड था। उन्होंने भीम से एक और खुफिया रिपोर्ट निकाली। मेरे बेटे भीम से मिली जानकारी के अनुसार लेन देन सफल होने के बाद
दिनेश हमेशा बेस के अंदर एक निश्चित स्थान कैंटीन के पीछे एक पुराने गोदाम से फोन के माध्यम से हरू को रिपोर्ट करता है। निगरानी कैमरों का एक अंधा स्थान और जहां से लोग कम ही गुजरते हैं। कर्नल सूर्य की आंखें चमक उठी। ऑपरेशन की योजना बदलो, हम लेन देन के स्थान पर छापा नहीं मारेंगे। उनके शब्दों ने बैठक कक्ष में सभी जांचकर्ताओं को चकित कर दिया। हमारा असली निशाना वह पुराना पेट्रोल पंप नहीं है, बल्कि कैंटीन के पीछे का गोदाम है। जब दिनेश लेन देन पूरा कर ले और हरू को रिपोर्ट करे कि लेन देन सफल रहा है, तो हम उस फोन बातचीत को मौके पर ही सीधे सबूत के रूप में रिकॉर्ड करेंगे और उस बातचीत के आधार पर हम एक साथ रक्षा मंत्रालय में उसके कार्यालय में हरू हटवाल को गिरफ्तार करेंगे। हमें अकाट्य सबूत बनाने होंगे कि इस पिता और पुत्र ने एक ही अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। एक बहुत ज्यादा साहसी और सावधानी पूर्वक ऑपरेशन। जांच दल तुरंत नई योजना के अनुसार आगे बढ़ा। सर्वश्रेष्ठ टैपिंग विशेषज्ञों को कैंटीन गोदाम के आसपास माइक्रोफोन और सुपर छोटे कैमरे लगाने के लिए भेस में भेजा गया था। हरू हटवाल के कार्यालय और घर के आसपास 24 घंटे की निगरानी टीम भी तैनात की गई थी। विशाल जाल चुपचाप बुना गया था। एच डे पर बटालियन 3 रात के अभ्यास में व्यस्त थी। घना अंधेरा और अभ्यास का शोर अपराध करने के लिए एक आदर्श वातावरण बन गया। अभ्यास की पंक्ति में घुले मिले भीम ने पूरी स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका सिर बर्फ की तरह ठंडा था। आधी रात के करीब योजना के अनुसार दिनेश और उसके सहयोगी एक रसद गैर कमीशन अधिकारी जिसका नाम हवलदार मेजर आसिफ था, पंक्ति से बाहर निकल गए। अंधेरे में वे एक सैन्य ट्रक पर चढ़ गए जो पहले से ही ईंधन और राशन से लदा हुआ था, जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया था। भीम के छाया एजेंटों ने इस पूरी प्रक्रिया को चुपके से रिकॉर्ड किया और कर्नल सूर्य को रियल टाइम में इसकी सूचना दी। ट्रक पीछे के गेट की ओर बढ़ा। गेट का गार्ड पहले से ही उनके गिरोह का हिस्सा था। बिना किसी बाधा के ट्रक बेस से बाहर निकलकर तयशुदा पुराने पेट्रोल पंप की ओर चला गया। पेट्रोल पंप के आसपास कर्नल सूर्य द्वारा भेजे गए सैन्य पुलिस के सदस्य पहले से ही नागरिकों के भेस में थे, सब कुछ देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक काली सेडान पेट्रोल पंप में दाखिल हुई। कार से बाहर निकले लोग स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड के लग रहे थे। उन्होंने ट्रक के माल की जांच की और हवलदार मेजर आसिफ को पैसे से भरा एक मोटा लिफाफा दिया। पूरी लेन देन प्रक्रिया उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई थी। लेन देन पूरा करने के बाद दिनेश और आसिफ जीत के साथ बेस पर वापस आ गए। अपने गिरोह के साथ पैसे बांटने के बाद दिनेश योजना के अनुसार कैंटीन के पीछे पुराने गोदाम की ओर गया। उसका चेहरा संतुष्टि और खुशी से भरा था। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा, फिर अपने पिता को फोन किया। हरू हटवाल, पिताजी, मैं हूं, मिशन पूरा हो गया। इस बार वाला बहुत साफ सुथरा था। उस समय गोदाम के आसपास छिपे हुए सैन्य पुलिस के विशेष दल के सदस्य उसके पीछे से बिना आवाज किए करीब आए। फोन के दूसरी तरफ से हरू हटवाल की संतुष्ट आवाज सुनाई दी। बहुत बढ़िया बेटा, तुम सच में मेरे बेटे हो। हरू के शब्द खत्म होने से पहले गोदाम का जीर्ण शीर्ण दरवाजा एक तेज आवाज के साथ टूट गया। सैन्य पुलिस के सदस्य अंधेरे से प्रकट हुए और सीधे दिनेश पर झपट पड़े। हवलदार दिनेश हटवाल, आपको सैन्य संपत्ति के गबन और अवैध वितरण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपको चुप रहने का अधिकार है। दिनेश को वश में करने से पहले चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। उसके हाथ में जो फोन अभी भी जुड़ा हुआ था, एक जांचकर्ता ने छीन लिया। जांचकर्ता ने फोन में धीमी आवाज में बात की। श्री हरू हटवाल, आपके बेटे के साथ आपकी अभी की बातचीत को हमने पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया है। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। उसी समय रक्षा मंत्रालय में हरू हटवाल के कार्यालय का दरवाजा खुला। वहां कर्नल सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तारी दल पहले से ही खड़ा था। अपने बेटे की चीख और फोन के दूसरी तरफ से एक अजनबी की आवाज सुनकर हरू हटवाल को एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है। पीले पड़े चेहरे के साथ वह केवल कर्नल सूर्य को घूर सकता था जो उसके करीब आ रहे थे। एक उत्तम ऑपरेशन। चारे ने सफलतापूर्वक दुश्मन को फंसा लिया और जाल ने एक भी मछली नहीं छोड़ी। हरू और दिनेश हटवाल के साथ साथ उनके गिरोह की गिरफ्तारी के साथ मामला समाप्त होता दिख रहा था।
सैन्य लेखा परीक्षक ने कर्नल सूर्य के सैन्य पुलिस दल द्वारा एकत्र किए गए उत्तम सबूतों के आधार पर एक बड़ी जांच शुरू की। रक्षा मंत्रालय और 7वीं डिवीजन में हड़कंप मच गया और इसमें शामिल सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सिपाही भीम सिंह को एक आंतरिक मुखबिर के रूप में उसकी सेवाओं के लिए जल्दी ड्यूटी से मुक्ति का वादा किया गया था। कर्नल सूर्य को सेना में बड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले एक नायक के रूप में सराहा गया। जब सभी लोग न्याय की जीत का जश्न मना रहे थे, केवल भीम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी तेज सहज वृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका संदेह तब निश्चितता में बदल गया जब उसने खबर सुनी कि गिरफ्तार किए गए रसद गैर कमीशन अधिकारी हवलदार मेजर आसिफ ने सैन्य लेखा परीक्षक द्वारा पूछताछ के दौरान अचानक एक चरम कदम उठाया। बिना कोई वसीयतनामा छोड़े उसने अपनी जान ले ली, जैसे वह अपने सभी पापों को अकेले ही सहना चाहता हो। एक बहुत ही अचानक और अप्राकृतिक मौत। हवलदार मेजर आसिफ इस आपराधिक नेटवर्क में एक प्रमुख कड़ी था। ऐसी स्थिति में जहां उसका मुंह सब कुछ उजागर कर सकता था, आत्महत्या करने का उसका निर्णय समझ से परे था। भीम ने अपने पिता को अपना संदेह बताया। पिताजी, कुछ अजीब है। हवलदार आसिफ आत्महत्या करने वाले प्रकार का व्यक्ति नहीं था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और निश्चित रूप से अपनी सजा कम करने के लिए लड़ता। यह सबसे अधिक संभावना एक हत्या है जिसे आत्महत्या के रूप में छिपाया गया है, या उसे किसी के भारी दबाव के कारण चुप रहने के लिए मजबूर किया गया है। कर्नल सूर्य को भी यही संदेह था। हरू और दिनेश हटवाल ने दावा किया कि उन्होंने ही सब कुछ योजना बनाई थी, लेकिन उनके द्वारा तस्करी की गई रसद की मात्रा और उसके वितरण का पैमाना केवल एक नागरिक अधिकारी और उसके बेटे द्वारा किए जाने के लिए बहुत बड़ा और संगठित था। उनके ऊपर निश्चित रूप से एक अदृश्य हाथ था जो इस सब को व्यवस्थित और संरक्षित कर रहा था। हवलदार मेजर आसिफ की मौत एक संकेत थी कि वह अदृश्य हाथ हरू हटवाल के पीछे के मास्टरमाइंड के निशान मिटाने के लिए हरकत में आने लगा था। वह वास्तव में कौन था? कर्नल सूर्य ने हरू हटवाल की पृष्ठभूमि की फिर से जांच करने के लिए पूरी आंतरिक सैन्य खुफिया नेटवर्क को जुटाया। उसके फोन रिकॉर्ड, उसके वित्तीय लेन देन और उसके अतीत के निशान पूरी तरह से खंगाले गए, लेकिन चतुर मास्टरमाइंड ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। जांच एक मृत अंत पर पहुंचती दिख रही थी। तभी भीम एक निर्णायक सुराग के साथ अपने पिता के पास आया। पिताजी, मैंने चुपके से दिनेश का लॉकर चेक किया। उन सामानों के बीच जिन्हें वह अचानक गिरफ्तारी के कारण ठीक नहीं कर सका, मुझे यह मिला। भीम ने एक पुरानी तस्वीर दी। उस तस्वीर में दिनेश और उसके पिता हरू हटवाल जब छोटे थे तब दिखाई दे रहे थे, और उनके बीच एक और सैन्य अधिकारी था जो दोनों के कंधों पर बहुत ही दोस्ताना तरीके से हाथ रखे हुए था। उसके कंधे पर एक सितारे का पद चिन्ह लगा था, ब्रिगेडियर जनरल का। कर्नल सूर्य ने उस अधिकारी का चेहरा देखकर अपनी सांस रोक ली। एक ऐसा चेहरा जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यह असंभव है। डिवीजन कमांडर यहां क्यों हैं? उस तस्वीर में जो व्यक्ति था वह वर्तमान में 7वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल विवेक संतोष थे। यह उनकी तस्वीर थी जब वह अभी भी ब्रिगेडियर जनरल के पद पर थे। कर्नल सूर्य हमेशा मेजर जनरल विवेक का सम्मान करते थे। वह एक सच्चे सैनिक थे जो ईमानदार और सत्यनिष्ठ थे, अपने अधीनस्थों द्वारा बहुत सम्मानित थे। यह तथ्य कि उन्होंने हरू हटवाल जैसे एक भ्रष्ट अधिकारी के साथ एक व्यक्तिगत माहौल में दोस्ताना तरीके से तस्वीर खिंचवाई थी, अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य था। शायद वे केवल एक दूसरे को जानते थे। हाँ, लेकिन कुछ अजीब है। आधिकारिक तौर पर हरू हटवाल और मेजर जनरल विवेक का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कभी एक ही स्थान पर सेवा नहीं की, न ही वे एक ही बैच के दोस्त थे। तो फिर इस तरह की एक व्यक्तिगत तस्वीर कैसे हो सकती है? भीम का संदेह बहुत ही तर्कसंगत था। कर्नल सूर्य एक बड़े भ्रम में पड़ गए। अगर डिवीजन कमांडर इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था, तो यह अब केवल एक रसद भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि सेना की नींव को हिला देने वाला सबसे बुरा घोटाला था। यह तथ्य कि जिस वरिष्ठ पर उन्होंने भरोसा किया और जिसका अनुसरण किया, वह शायद सबसे बड़ा दुश्मन था जिससे उन्हें लड़ना था। यह दूसरे उलटफेर की शुरुआत थी। असली दुश्मन सबसे अप्रत्याशित जगह पर सबसे भरोसेमंद चेहरे के साथ छिपा हुआ था। उस पिता और पुत्र को अब अपने संगठन के सर्वोच्च कमांडर के खिलाफ
एक मूक लड़ाई शुरू करनी थी, बिना किसी से मदद मांगे। उनका असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। यह परिकल्पना कि मेजर जनरल विवेक मास्टरमाइंड थे, कर्नल सूर्य के लिए स्वीकार करना एक कठिन सत्य था। यह सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही अपने संदेह को नकारने के लिए उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ चुपचाप मेजर जनरल विवेक के आसपास के माहौल की जांच शुरू कर दी। वह अब आधिकारिक सैन्य पुलिस चैनलों का उपयोग नहीं कर सकते थे। अगर डिवीजन कमांडर वास्तव में मास्टरमाइंड था, तो संभावना थी कि सैन्य पुलिस इकाई के अंदर ही उसकी आंखें और कान लगाए गए थे। उन्होंने एक गुप्त टीम बनाई जिसमें केवल सबसे भरोसेमंद लोग शामिल थे, हवलदार बुद्ध और लांस नायक आदि, भीम के छाया एजेंट, साथ ही उनके सहायक। उनकी लड़ाई अब एक आधिकारिक जांच नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक संगठन द्वारा एक खुफिया युद्ध था। भीम ने टीम के मस्तिष्क के रूप में काम किया। बेस के अंदर से उसने मेजर जनरल विवेक से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करते हुए खुद को यथासंभव विनम्र बनाया। उसने कमांडर के कार्यालय के आसपास के सफाई कर्मचारियों से दोस्ती की ताकि उसका कार्यक्रम पता चल सके। कमांडर की मंजूरी के प्रवाह में विसंगतियों को खोजने के लिए प्रशासन अनुभाग में दस्तावेजों की जांच की। अजीब है पिताजी, डिवीजन कमांडर का हर शुक्रवार दोपहर को एक अनौपचारिक बाहरी कार्यक्रम होता है। इसका उद्देश्य हमेशा समुदाय के नेताओं के साथ बैठक लिखा होता है, लेकिन कोई आधिकारिक अनुरक्षण रिकॉर्ड नहीं होता है। वह बेस से अकेले या केवल एक ड्राइवर के साथ बाहर जाता है। भीम द्वारा एकत्र की गई जानकारी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण दरार थी। कर्नल सूर्य ने तुरंत हवलदार बुद्ध और लांस नायक आदि को शुक्रवार दोपहर को कमांडर का पीछा करने का आदेश दिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। मेजर जनरल विवेक उस शानदार रेस्तरां की ओर नहीं गए जहां समुदाय के नेता थे। वह शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर गोदाम में गए। वहां उन्होंने हरू हटवाल के बाहरी वितरकों, जो गुंडे थे, से गुप्त रूप से मुलाकात की। वह इस विशाल आपराधिक नेटवर्क के शिखर थे, परछाइयों के पीछे का राजा। एक साफ सुथरे सैनिक के नकाब के पीछे वह एक सड़ा हुआ राक्षस था जो सैन्य रसद की तस्करी और असाधारण संपत्ति जमा करने के लिए अपने पद का उपयोग कर रहा था। कर्नल सूर्य ने रिपोर्ट प्राप्त करते समय उमड़ते विश्वासघात की भावना को रोकते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। जिस वरिष्ठ का वह इतना सम्मान करते थे, उसका पाखंडी चेहरा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि विवेक यह केवल पैसे के लिए कर रहे थे। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ी महत्वाकांक्षा महसूस की। जैसे जैसे गुप्त टीम की जांच गहरी होती गई, विवेक का असली रूप और भी भयानक होता गया। उसने सैन्य रसद की बिक्री से प्राप्त काले धन का उपयोग राजनेताओं को रिश्वत देने, अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए किया। उसका उद्देश्य केवल धन जमा करना नहीं था, वह अपने प्रभाव को राजनीति की दुनिया तक फैलाना चाहता था। एक शक्तिशाली शासक बनना चाहता था जो पर्दे के पीछे से देश को नियंत्रित करे। हरू हटवाल उसका वफादार वित्तीय प्रबंधक था और हवलदार मेजर आसिफ को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह उसके बहुत सारे रहस्य जानता था। पागल कमीना। उसने न केवल सेना के सम्मान को कलंकित किया, वह एक देशद्रोही है जो देश को खोखला कर रहा है। कर्नल सूर्य ने फैसला किया, वह अब उसे एक वरिष्ठ के रूप में सम्मान नहीं दे सकते थे। वह देश का दुश्मन था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक सक्रिय डिवीजन कमांडर था, एक बड़ी हस्ती जिसके पास शक्ति और एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क था। अगर उसने जल्दबाजी की तो उसे ही देशद्रोही करार दिया जाएगा और वह अपनी वर्दी खो देगा। उसे गिराने के लिए उसे अकाट्य सबूत चाहिए थे। उसे तब पकड़ना था जब वह अपराध का आदेश दे रहा हो और पैसे ले रहा हो। समस्या यह थी कि उस लेन देन के स्थान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। विवेक बहुत सावधान और चालाक था। उसने कभी भी एक ही स्थान पर 2 बार लेन देन नहीं किया और उसका संचार एक बार इस्तेमाल होने वाले फोन के माध्यम से एक रुक रुक कर प्रणाली के साथ किया जाता था। तभी दादी शीला एक नए चर के रूप में सामने आई। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा और पोता किसी खतरनाक चीज में शामिल हैं। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। सूर्य, मैं मां बोल रही हूं। ऐसा लगता है कि तुम इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहे हो। क्या बात है? क्या तुम इसे अपनी मां से भी छिपाना चाहते हो? शुरू में कर्नल सूर्य चुप रहे,
लेकिन अपनी मां के लगातार जोर देने पर उन्होंने आखिरकार सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद दादी शीला नाराज नहीं हुई, बल्कि शांति से कहा, जिस व्यक्ति का नाम विवेक है, ऐसा लगता है कि मां को उससे मिलना होगा। मां, नहीं, यह खतरनाक है। खतरनाक? मेरा पोता भीम युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और यह बूढ़ी दादी डर के मारे पीछे छिपी रहे। मां का अपना तरीका है, चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद दादी शीला ने सैनिकों को नैतिक समर्थन देने के बहाने डिवीजन मुख्यालय का दौरा किया। वह अपने हाथ से बने सैकड़ों समोसे लाईं और कमांडर और सभी सैनिकों की कड़ी मेहनत की सराहना की। मेजर जनरल विवेक ने सैन्य पुलिस कमांडर की मां और पिछली घटना में एक पीड़ित परिवार के सदस्य के रूप में सम्मान में उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। कमांडर के कार्यालय में चाय पीते समय दादी शीला ने एक भोली भाली बूढ़ी औरत होने का नाटक करते हुए विवेक से कहा, अरे जनरल साहब, मेरे बेटे के कारण आपको बहुत परेशानी हुई। हाँ, मुझे अपने बेटे की हरकतों पर बहुत शर्म आती है। पूरा डिवीजन परेशान हो गया। आप क्या कह रही हैं? कर्नल सूर्य हम सभी के लिए एक आदर्श हैं और मेरे सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक हैं। उनका बेटा भी एक महान सैनिक है। वास्तव में हमें ही दोषी महसूस होता है। विवेक ने पूरी तरह से पाखंड से भरी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। तभी दादी शीला ने निर्णायक चारा फेंका, लेकिन जनरल साहब, इस घटना का अनुभव करने के बाद मुझे हमारे सैनिकों के बारे में बहुत चिंता होने लगी है। इसलिए मैं इस डिवीजन के सैनिकों के लिए अपनी जीवन भर की थोड़ी सी बचत दान करना चाहती हूं। राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए किया जा सकता है। उन्होंने एक बचत खाते की एक प्रति दी, जिसे उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। उसमें करोड़ों रुपए की राशि थी। उनकी जीवन भर की बचत और कर्नल सूर्य से अतिरिक्त राशि का योग। तुरंत विवेक की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। दादी शीला ने उसे नहीं छोड़ा। पैसा, यह उसकी सबसे घातक कमजोरी थी। मां, इतने बड़े दान के लिए आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से जाना बेहतर होगा। आह, आधिकारिक प्रक्रिया किस लिए? एक अच्छे इरादे को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जनरल साहब ही सैनिकों की भलाई के लिए इसका प्रबंधन करें। मैं बाद में इसे सीधे आपको एक शांत जगह पर सौंप दूंगी। उन्होंने एक शांत जगह पर और सीधे शब्दों पर जोर दिया। विवेक एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अपनी आंखों के सामने नकदी के लालच ने उसकी सतर्कता को तोड़ दिया। उसने आखिरकार वह चारा खा लिया। मेजर जनरल विवेक ने दादी शीला द्वारा फेंके गए बड़े दान के चारे को पूरी तरह निगल लिया। कुछ दिनों बाद पिछड़े सैनिकों की कल्याण सुविधाओं में सुधार के लिए मां की नेक नीयत को स्वीकार करने के बहाने उन्होंने दादी शीला से गुप्त रूप से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आधिकारिक दान प्रक्रिया जटिल होगी और उस पर कर लगेगा, और फिर अनुरोध किया कि पैसा एक सुनसान जगह पर नकद में दिया जाए। उनके लालच ने उन्हें अपने ही जाल में फंसा दिया था। मुलाकात का स्थान उनके द्वारा तय किया गया था। शहर के बाहरी इलाके में एक शानदार पारंपरिक रेस्तरां का एक निजी कमरा, एक ऐसी जगह जिसकी सुरक्षा कड़ी थी और जो सार्वजनिक नजर से दूर थी। मुलाकात का समय शनिवार की रात थी। उनके अनौपचारिक बाहरी कार्यक्रम के रूप में छिपा हुआ कर्नल सूर्य और उनकी गुप्त टीम ने इस अंतिम लड़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने पहले ही उस रेस्तरां के प्रबंधक को भर्ती कर लिया था। प्रबंधक, जो कभी कर्नल सूर्य का छणी था, सहयोग करने के लिए तैयार हो गया था। निजी कमरे के अंदर नाखून के आकार के सुपर छोटे कैमरे और माइक्रोफोन विभिन्न कोनों में लगाए गए थे। रेस्तरां के वेटर के रूप में प्रच्छन्न सैन्य पुलिस के सदस्यों ने निजी कमरे के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। एच डे पर दादी शीला अपने बेटे द्वारा मना किए जाने के बावजूद मुलाकात के स्थान पर अकेले गईं। उनके हाथ में करोड़ों रुपए नकद से भरा एक बड़ा बैग था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता रहा। वह इस खतरनाक नाटक की मुख्य अभिनेत्री थीं। निजी कमरे में प्रवेश करते समय नागरिक कपड़ों में विवेक ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मां, आने के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि आपको इस तरह की जगह पर आने के लिए परेशान करना पड़ा। कोई बात नहीं, यह सब हमारे सैनिकों के लिए है जो हमारे अपने बच्चों की तरह हैं। रात का खाना एक गर्म माहौल में शुरू हुआ। विवेक ने दादी शीला के स्वास्थ्य और उनके पोते भीम की खबर के बारे में पूछा ताकि वह उन्हें लापरवाह बना सके। उन्हें यकीन था कि दादी शीला
केवल एक भोली और दयालु बूढ़ी औरत थी। रात के खाने के अंत में दादी शीला ने पैसे का बैग मेज पर रख दिया। जनरल साहब, यह वही है जिसका मैंने वादा किया था। कृपया इसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए करें। विवेक की आंखें तुरंत लालच से चमक उठीं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बैग को अपनी ओर खींचा। उसने उसे खोला, नोटों के ढेर की जांच की, फिर संतुष्टि से मुस्कुराया। मैं मां की इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। ठीक उसी समय दादी शीला ने ठंडी आवाज में उनकी बात काट दी। क्या आप उस पैसे का उपयोग अपने राजनीतिक कोष के लिए करेंगे या अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? विवेक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सका और वापस पूछा, मां, विवेक का क्या मतलब है? तुम्हारा गंदा पाखंड आज खत्म हो गया है। दादी शीला खड़ी हो गईं। उनकी नजर अब एक मिलनसार दादी की नजर नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और तीखी चमक रही थीं, जैसे न्याय का एक दूत अपराध का न्याय करने आया हो। तभी विवेक को एहसास हुआ कि वह जाल में फंस गया है। तुम वास्तव में कौन हो? उसने खड़े होते हुए चिल्लाया। उसी समय निजी कमरे के सभी दरवाजे एक साथ खुले। सभी दिशाओं से जो दिखाई दिए वे रेस्तरां के वेटर नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस के विशेष दल के सदस्य थे। उनकी बंदूकों के मुंह एक साथ विवेक की ओर थे और सामने के दरवाजे पर उनका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ सैन्य पुलिस कमांडर कर्नल सूर्य प्रताप सिंह खड़ा था। कर्नल सूर्य के चेहरे पर गुस्सा या उदासी नहीं थी, केवल एक सैनिक का ठंडा दृढ़ संकल्प था जो एक देशद्रोही को सजा दे रहा था। मेजर जनरल विवेक, आपको राजद्रोह, अधिकार का दुरुपयोग, रिश्वत लेने और सैन्य संपत्ति के गबन का मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हम आपको अभी गिरफ्तार करते हैं। कर्नल सूर्य की आवाज कमरे में गूंज गई। विवेक ने पीले पड़े चेहरे से बारी बारी से कर्नल सूर्य और दादी शीला को देखा। उसे एहसास हुआ कि वह शिकारी नहीं बल्कि शिकार था, और यह सब उसके सामने कमजोर दिखने वाली बूढ़ी औरत और उसके बेटे द्वारा रचा गया था। वह खोखला हंसा। उसकी आखिरी दावत उसकी शानदार महत्वाकांक्षाओं के साथ दुखद रूप से समाप्त हो गई। न्याय की रात गहरी होती गई। मेजर जनरल विवेक की गिरफ्तारी एक बड़ा तूफान बन गई जिसने पूरे सैन्य शरीर को हिलाकर रख दिया। यह तथ्य कि एक सक्रिय डिवीजन कमांडर, सबसे सम्मानित कमांडरों में से एक, देश को खोखला करने वाले एक बड़े भ्रष्टाचार का शिखर था, ने सभी सैनिकों के लिए एक जबरदस्त झटका और विश्वासघात की भावना दी। सेना मुख्यालय ने तुरंत एक संयुक्त जांच दल का गठन किया और कर्नल सूर्य द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर गहन जांच शुरू की। जैसे ही विवेक का मुंह खुला, उससे जुड़ी सड़ांध की श्रृंखला जमीन से आलू खींचने की तरह उजागर हो गई। दूसरी इकाइयों में उच्च पदस्थ जनरल जिन्होंने रिश्वत ली और आंखें मूंद लीं, संसद में राजनेता जिन्होंने उससे राजनीतिक धन प्राप्त किया और उसकी रक्षा की, और रक्षा उद्योग कंपनियों के शीर्ष अधिकारी जिन्होंने लाभ कमाने के लिए उसके साथ मिलीभगत की। विवेक का घोटाला एक राष्ट्रीय घोटाले में बदल गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, सिपाही भीम सिंह और दादी शीला एक रात में राष्ट्रीय नायक बन गए। मीडिया ने उन्हें सैन्य विवेक के 3 पीढ़ी के संरक्षक कहा और हर दिन उनके साहस की प्रशंसा की। विशेष रूप से भीम की कार्रवाई, जिसने दुश्मन के दिल में घुसपैठ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और दादी शीला का साहस, जिसने अपने कमजोर शरीर के साथ बड़े अपराध के शिखर का मुकाबला किया, ने पूरे देश के लोगों को गहरी प्रेरणा और कैथारसिस प्रदान किया। हालांकि वे 3 लोग जो तूफान के केंद्र में थे, प्रशंसा की बारिश के बीच चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर लौट आए। कर्नल सूर्य और पोमडिफ के रूप में अपने पद पर बने रहे, शांति से आगे की जांच का नेतृत्व करते रहे। दादी शीला एक साधारण दादी बन गईं, अपने पोते के लिए खाना तैयार करती रहीं। भीम ने भी नायक के व्यवहार को अस्वीकार कर दिया और अपनी शेष सेवा अवधि को शांति से पूरा करने का विकल्प चुना। जो वे चाहते थे वह नायक का खिताब नहीं था। वे केवल सड़े हुए फोड़े को काटना चाहते थे और ढह चुके न्याय को फिर से स्थापित करना चाहते थे। समय बीतता गया। विवेक और उसके गिरोह को अदालत से उचित सजा मिली। विवेक को एक सैनिक को मिल सकने वाली अधिकतम सजा सुनाई गई। उसके सभी पद और सम्मान छीन लिए गए और उसे अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया।
उसकी महत्वाकांक्षाएं एक ठंडी जेल की कोठरी में व्यर्थ समाप्त हो गईं। हरू और दिनेश हटवाल को भी कड़ी सजा सुनाई गई। जेल के अंदर से दिनेश, जो आखिरकार अपनी मूर्खता पर पछता रहा था, ने भीम को कई माफी के पत्र भेजे, लेकिन भीम ने कभी जवाब नहीं दिया। सब कुछ सामान्य होता दिख रहा था, लेकिन जिस जगह से बड़ा तूफान गुजरा था, वहां गहरे घाव और परछाइयां रह गई थीं, जिन्हें ठीक करना मुश्किल था। 7वीं डिवीजन की बटालियन 3 के सैनिक भ्रम में थे। उन्हें अपनी कायरता का सामना करना पड़ा, जो हर दिन दिनेश की हिंसा के तहत चुप रहे थे। जितना ज्यादा भीम को एक नायक के रूप में सराहा जाता, उतना ही गहरा उनका अपराध बोध होता। बेस को शारीरिक रूप से साफ कर दिया गया था, लेकिन सैनिकों के दिलों में एक दर्शक के रूप में एक अमिट छाप रह गई थी। कर्नल सूर्य भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जिस सैन्य संगठन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वह कितनी आसानी से सड़ सकता है, और न्याय स्थापित करने के लिए कितने बलिदान और खतरों का सामना करना पड़ता है। हर रात वह सो नहीं पाते थे, खुद से घृणा से पीड़ित थे। अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मैं कभी इस सारी सच्चाई को नहीं जान पाता और हमेशा विवेक जैसे लोगों का सम्मान करता। सबसे बड़ा घाव शायद भीम को ही लगा था। उसने एक बड़े अपराध को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने मनुष्य के सबसे अंधेरे और सबसे सड़े हुए पक्ष को बहुत ही वास्तविक रूप से देखा था। विश्वासघात, सत्ता का लालच और अन्याय के प्रति आंखें मूंद लेने वाली कायरता। उस स्मृति ने उसकी युवा आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। वह अब दुनिया को मासूमियत से नहीं देख सकता था। यही वह वास्तविकता का बोझ था जो वास्तविक कथारसिस के पीछे छिपा था। संतोषजनक प्रतिशोध और आस के साथ संतोषजनक प्रतिशोध। न्याय की जीत के पीछे हमेशा एक कीमत और घाव चुकाना पड़ता है। सच्चा विकास तभी शुरू होता है जब कोई उस घाव को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे गले लगाता है और आगे बढ़ता रहता है। उन तीनों परिवार के सदस्यों को अपनी अपनी जगहों पर उस अदृश्य परछाई से चुपचाप लड़ना था। भीम की ड्यूटी से मुक्ति का दिन करीब आ रहा था। बेस ने उसकी जल्दी ड्यूटी से मुक्ति का सम्मान करने के लिए एक भव्य विदाई समारोह आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन उसने सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया और शांति से जाना चाहता था। उसे लगा कि वह एक नायक नहीं है, बल्कि केवल एक साधारण सैनिक और कई दर्शकों में से एक है। अपनी ड्यूटी से मुक्त होने से एक रात पहले बैरक में उसके बैच के साथियों ने एक साधारण विदाई पार्टी का आयोजन किया। अजीब माहौल के बीच एक दोस्त ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। भीम, वास्तव में हम माफी मांगते हैं। उस एक शब्द ने जैसे एक लंबे समय से बंद बांध को खोल दिया। एक एक करके उसके दोस्त सिर झुकाने लगे और माफी मांगने लगे। माफ करना कि जब तुम्हें दिनेश पीट रहा था तो हम कुछ नहीं कर सके। मैं डर गया था। डर था कि मैं भी चपेट में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने न देखने का नाटक किया। मैं वास्तव में कायर हूं। सब कुछ उजागर करने के लिए धन्यवाद, और इस वजह से मुझे और भी ज्यादा दोषी महसूस होता है। तुमने अकेले कितना भारी बोझ उठाया। उनकी सच्ची माफी सुनकर भीम चुपचाप उनके द्वारा दिए गए पेय के गिलास को स्वीकार कर लिया। वह उनसे नफरत नहीं करता था। उसने महसूस किया कि उनकी चुप्पी के कितने भयानक परिणाम हुए थे, लेकिन साथ ही वह उनके डर को भी समझ सकता था। वे भी एक बड़ी हिंसक व्यवस्था के दूसरे शिकार थे। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है, भीम ने संक्षिप्त जवाब दिया। हालांकि उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ रही थी। वह जानता था कि उनकी माफी सच्ची थी, लेकिन एक माफी का शब्द अतीत के सभी दर्द और घावों को नहीं मिटा सकता था। क्षमा कोई साधारण बात नहीं थी। अगली सुबह भीम ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। जब वह बैरक छोड़ रहा था तो एक जूनियर, जो भीम के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित होता था, दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा थमा दिया। सिपाही भीम की वजह से मुझे भी साहस मिला। धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीम ने उस कागज को ध्यान से अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। शायद यह इस सभी लड़ाई से मुझे मिला सबसे कीमती पदक है, उसने सोचा। जब वह मुख्य द्वार की ओर चल रहा था तो दूर से कई सैनिक उसे देख रहे थे और चुपचाप सलामी दे रहे थे। यह एक नायक के लिए जयकार नहीं थी, बल्कि उन लोगों की ओर से सम्मान और पाप का प्रायश्चित था जो खुद को खड़ी महसूस करते थे। मुख्य द्वार के सामने उसके पिता और दादी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने दोनों को देखा,
भीम उन आंसुओं को नहीं रोक सका जिन्हें उसने लंबे समय से रोक रखा था। वे आंसू जीत के आंसू या प्रतिशोध के बाद की राहत के आंसू नहीं थे। वे जटिल और गर्म आंसू थे, सब कुछ पूरा करने की राहत, उन सभी दर्द और घावों का मिश्रण जिनसे उसे गुजरना पड़ा था, और अपने परिवार को खतरे में डालने के अपराध बोध का मिश्रण। घर लौटने के बाद भीम कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वह उस बड़े युद्ध के आघात से अकेले ही पीड़ित था। हर रात उसे बुरे सपने आते थे और वह छोटी सी आवाज से भी चौंक जाता था। उसकी आत्मा में अंकित घाव उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरे थे। जो उसे वापस बाहरी दुनिया में लाया वह उसकी दादी शीला थीं। उन्होंने धीरे से भीम के कमरे का दरवाजा खोला और एक कटोरी गर्म रोगन जोश दिया। भीम, चलो खाओ। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने केवल अपने पोते के लिए ईमानदारी से खाना तैयार किया। हमेशा की तरह भीम अपनी दादी द्वारा तैयार की गई खाने की मेज के सामने बैठा और चुपचाप खाने लगा। गर्म चावल और रोगन जोश ने धीरे धीरे उसके घायल पेट को सहलाया। खाना खत्म करने के बाद उसकी दादी ने धीरे से कहा, जरूर मुश्किल रहा होगा, अब सब कुछ भूल जाओ। दादी, मैं भूल नहीं सकता। जो चीजें मैंने देखी, जो मैंने अनुभव किया और जो लोग चुप रहे, मैं भूल नहीं सकता। भूलने का मतलब याददाश्त मिटाना नहीं है। इसका मतलब है तुम उस याद में फंसे नहीं रह सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। तुमने एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी है और आखिरकार जीत गए हो, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। उस घाव के साथ जीना, बिना दुनिया से नफरत किए, इंसानों पर विश्वास बनाए रखना, यह एक बड़ी लड़ाई है जिसका तुम्हें सामना करना है। अपनी दादी के बुद्धिमान शब्दों को सुनकर भीम को आखिरकार एहसास हुआ। उसका युद्ध खत्म नहीं हुआ था, प्रतिशोध समाप्त हो गया था, लेकिन उनका बचा हुआ जीवन जारी रहना था। उसे अब दर्शकों के कबूलनामे का भारी बोझ भी उठाना था और उनकी क्षमा और अपने स्वयं के विकास के लिए उसे एक नया रास्ता अपनाना था। सच्ची शांति तब आएगी जब वह चुप्पी के बोझ को समझेगा और उसे पार करने में सफल होगा। समय घावों को भरता है और नए रास्ते खोलता है। वे तीनों लोग जिन्होंने एक साथ बड़े तूफान का सामना किया था, अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने तरीके से नए न्याय की तलाश करने लगे। भीम सिंह कॉलेज वापस जाने के बजाय एक छोटा सा अवकाश लेने और देश भर में घूमने का फैसला किया। वह यह महसूस करना चाहता था कि सेना में उसने जो अनुभव किया था वह केवल उसका विशेष अनुभव नहीं था। वह विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला और उनकी कहानियां सुनी, यह महसूस करते हुए कि इस समाज के विभिन्न कोनों में कई अन्य दिनेश और कई भीम हैं जो हिंसा के सामने चुप रहने को मजबूर हैं। वह अब अपने व्यक्तिगत घाव पर अटका नहीं रहा। उसकी नजर समाज के संरचनात्मक विरोधाभासों और कमजोरों की पीड़ा पर टिकने लगी। अपनी यात्रा से लौटने के बाद वह एक मानवाधिकार वकील बनने के नए सपने के साथ विधि संकाय में प्रवेश कर गया। उसने अपने दर्द को दूसरों के दर्द को ठीक करने की ताकत में बदलने का फैसला किया। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, जिन्हें विवेक घोटाले को सुलझाने में उनकी सेवाओं के लिए जनरल के पद पर पदोन्नत होने की बहुत संभावना थी, ने उस सभी महिमा को अस्वीकार कर दिया और जल्दी सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। अपने बेटे के साथ अपनी लड़ाई के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि एक बड़े सैन्य संगठन के पहिए के हिस्से के रूप में उन्होंने कितनी चीजें नहीं देखी थीं। उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी और एक नागरिक के दृष्टिकोण से सेना की निगरानी और सुधार के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने सैन्य आंतरिक मुखबिरों के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के साथ काम किया और बैरक संस्कृति में सुधार के लिए नीतियों का प्रस्ताव रखा। अपने शेष जीवन को सैन्य पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। वह अब एक सशस्त्र सैनिक नहीं थे, लेकिन वह एक नए सैनिक बन गए जो किसी से भी ज्यादा मजबूत तरीके से सैन्य न्याय का बचाव करते थे। सबसे बड़ा बदलाव दादी शीला ने अनुभव किया। इस घटना के माध्यम से उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि एक साधारण दादी का छोटा सा साहस दुनिया को बदल सकता है। वह अब केवल अपने पोते के लिए खाना तैयार करने के लिए घर पर नहीं रहती थीं। उन्होंने समान पीड़ा वाले सैनिकों के परिवारों को इकट्ठा किया और एक छोटा समूह बनाया। वह समूह मुंह जुबानी फैला और एक राष्ट्रीय संगठन में विकसित हुआ जो सेना में मानवाधिकार के मुद्दे पर सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक बन गया। वह कभी कभी संसद में सुनवाई में उपस्थित होती
और जनरलों को डांटती या उत्पीड़ित सैनिकों के पक्ष में खड़ी होती और उनके साथ लड़ती। वह सैनिकों के लिए एक संरक्षक मां बन गईं। उनका झुर्रीदार चेहरा और उनका छोटा शरीर न्याय का प्रतीक बन गया, जिससे पूरी भारतीय राष्ट्रीय सेना सबसे ज्यादा डरती भी थी और सम्मान भी करती थी। वे तीनों लोग अब एक ही घर में नहीं रहते थे और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। वे चुपचाप एक दूसरे की गतिविधियों का समर्थन करते थे, अलग अलग जगहों से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते थे। वह लक्ष्य केवल प्रतिशोध या सजा नहीं था, इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां कोई दूसरा दिनेश या विवेक न हो और कोई दूसरा भीम जैसा अकेला पीड़ित न हो। एक सप्ताहांत तीनों लंबे समय के बाद इकट्ठा हुए। भीम ने खुद खरीदारी की और अपनी दादी के लिए खाना बनाया। सूर्य ने गर्व से अपने बेटे के खाना पकाने को देखा और चुपचाप बर्तन धोए। उनकी खाने की मेज पर अब कोई आंसू या गुस्सा नहीं था, जो था वह एक दूसरे के काम प्रति गहरा सम्मान और विश्वास था, और एक शांत भविष्य की आशा थी जिसे वे एक साथ बनाएंगे। वे अपने अपने रास्ते पर अपने अपने तरीके से एक नए न्याय को साकार कर रहे थे, और जब वे तीनों रास्ते एक हो गए तो दुनिया धीरे धीरे थोड़ी ज्यादा गर्म और न्यायपूर्ण जगह बन गई। कुछ साल बीत गए। भीम एक कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिरकार एक मानवाधिकार वकील बन गया। उसका पहला मामला एक ऐसे युवक का बचाव करना था जिसे सैन्य सेवा के दौरान अपने सीनियर के कठोर व्यवहार के कारण मानसिक दबाव का अनुभव करने के बाद जबरन बर्खास्त कर दिया गया था। अपने अनुभव को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए उसने देश और बड़े सैन्य संगठन के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और आखिरकार वह मामला जीत गया। अदालत से बाहर निकलते समय उस युवक की मां उसके पास आई, रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा बेटा फिर से मुस्कुरा सकता है। भीम ने उस झुर्रीदार हाथ को देखा और अपनी दादी को याद किया जो कभी उसकी रक्षा के लिए खड़ी हुई थीं। उसे आखिरकार लगा कि उसने अपने जीवन का रास्ता खोज लिया है और महसूस किया कि उसका घाव दूसरों के लिए आशा बन सकता है। उसी समय सूर्य संसद भवन में सैन्य सुधार पर एक सुनवाई में एक नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। एक तेज तर्क और समृद्ध अनुभव के साथ उन्होंने सैन्य न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और सैनिकों के मानवाधिकारों की गारंटी के लिए कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके हर शब्द में उनके सेवा काल के सबसे सख्त सैन्य पुलिस कमांडर का वजन और एक पिता की पीड़ा थी जिसे अपने बेटे की पीड़ा देखनी पड़ी थी। बैठक समाप्त होने के बाद एक युवा सांसद उनके पास आया और सम्मान से सिर झुकाया। श्री सूर्य, मैं आपकी साहसी आवाज से बहुत प्रभावित हूं। आपके द्वारा प्रस्तावित कानून का प्रस्ताव, मैं इसे पारित कराने की जिम्मेदारी लूंगा। सूर्य ने उस युवा राजनेता की आंखों में लंबे समय से खोई हुई आशा की एक चिंगारी फिर से पाई। उस रात, जैसे कि वादा किया गया हो, भीम और सूर्य दादी शीला के पुराने अपार्टमेंट में गए। उस दिन उनकी बहू भीम की मां की पुण्यतिथि थी। हमेशा की तरह घर रोगन जोश की स्वादिष्ट सुगंध से भरा था। वह रोगन जोश भीम ने खुद बनाया था, अपनी दादी की जगह लेते हुए, जो अब मुश्किल से हिलडुल पाती थीं। उसकी कुशलता शायद उसकी दादी के बराबर नहीं थी, लेकिन उसमें जो ईमानदारी थी वह थोड़ी भी अलग नहीं थी। तीनों ने एक साधारण भेंट की मेज के सामने दिवंगत परिवार के सदस्य को याद किया। उसके बाद उन्होंने साथ में रात का खाना खाया। भीम, वकील बनने पर बधाई। अगर तुम्हारी मां स्वर्ग से देख रही होती तो वह बहुत खुश होती, दादी शीला ने अपने पोते का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सब दादी और पिताजी की वजह से है, भीम ने शर्माते हुए जवाब दिया और रोगन जोश का सबसे बड़ा टुकड़ा अपनी दादी और पिता की थाली में रख दिया। अब तुम हमसे भी बड़ा काम कर रहे हो, पिताजी को तुम पर गर्व है बेटा, सूर्य ने खुश चेहरे से कहा। उनके बीच अब और ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्हें उन भयानक समयों को याद करने की जरूरत नहीं थी जिनसे वे एक साथ गुजरे थे, लेकिन वे केवल एक दूसरे को देखकर जानते थे कि उस समय ने उन्हें कितना मजबूत बनाया था और उस समय ने उनके जीवन को एक ज्यादा सार्थक दिशा में कैसे ले जाया था। खाना खत्म करने के बाद भीम ने, जैसा कि उसकी दादी ने कभी किया था, बचे हुए रोगन जोश को बड़े करीने से एक टिफिन बॉक्स में सजाया। यह मैं कल कार्यालय में अपने सहकर्मियों के साथ खाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर
दादी शीला और सूर्य चुपचाप मुस्कुराए। एक दादी की गर्मी और ईमानदारी से भरा रोगन जोश कभी घृणा और अपमान का प्रतीक बन गया था, अब यह एक ऐसा भोजन बन गया था जो एकजुटता, आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उस रात उन तीनों ने अपने दिलों में एक वादा किया, हमेशा उन बचे हुए लोगों के रूप में लड़ने का वादा किया, ताकि उनके द्वारा स्थापित न्याय एक और हिंसा में न बदल जाए, ताकि उनका गुस्सा एक नई नफरत को जन्म न दे, और ताकि इस देश के सभी बच्चे अन्यायपूर्ण हिंसा के सामने फिर कभी अकेले न रोएं। खिड़की के बाहर भोर होने लगी थी, एक नए दिन का संकेत। यह एक गर्म और आशा से भरी रोशनी थी जो सभी घायल आत्माओं को सुकून देती थी और एक नई शुरुआत का वादा करती थी।